स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का मैथ्स। हमने पहले स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, इसके ऊपर हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो फर्स्ट सम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 36/100। 36/100। तो हमने बताना है, हमने 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमने बताना है कि वो एक्सपेंशन किस टाइप की है, मतलब वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए आज शुरू करते हैं। अब इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस फॉर्म में है? ये है रैशनल नंबर की फॉर्म में। कैसे? ये P/Q की फॉर्म में है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 36। अब 100 के टेबल में 36 तो जाता नहीं है, तो हम पॉइंट लगा लेंगे। 0 हो गया। 100 3 जा 300, क्या बचा 60। एक और 0 आ गया। 100 6 जा 600। तो ये तो 36/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.36 which is टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब 2 पॉइंट्स में ये सारा डिवीजन सॉल्व हो गई है और रिमाइंडर आ गया है 0 कि आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये तो थी टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल। अब हम करेंगे आगे नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल। तो अभी हमने एग्जाम्पल की टर्मिनेटिंग की, अब हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल 1.3 की। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 1/11 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे? P/Q की फॉर्म में वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब 11 के टेबल में 1 तो जाता नहीं, तो चलिए पॉइंट लगा लेते हैं। अब 11 के टेबल में 10 भी नहीं जाता, 10 छोटा 11 बड़ा, तो हम एक और 0 लगाएंगे और 0 के साथ यहाँ भी एक 0 लग जाएगा। तो 11 9 का 99। कैरी कितना बचा? 1। फिर से 2 zeros, 11 यहाँ फिर 0 लग जाए। 11 9 जा 99। फिर कैरी कितना? 1। फिर 0 पॉइंट की और फिर एक 0, फिर से। तो ये ऐसे डिवाइड चलता ही रहेगा, इसको कोई एंड नहीं। ये डिवाइड होता रहेगा और बार बार रिमाइंडर में 1 नहीं आता जाएगा। तो हम 1/11 को कैसे लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में? 0.090909 अप टू 100। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.09। अब 090909, बस ये 2 डिजिट्स जो थे रिपीट कर रहे थे, तो हम 09 के ऊपर बार लगा देंगे। 09 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जो डिवाइड खत्म हो जाए एक पॉइंट पे आके। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो डिवाइड चलती रहे, जिसका रिमाइंडर 0 आए ही नहीं। तो ये था फर्स्ट। इसके 6 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए, बाकी 4 आप प्लीज खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड
क्या कहते हैं? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। 142,857 के ऊपर है बार, मतलब ये 7 के 7 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 7 के बाद दोबारा से 142,875, फिर से 12875। तो बार का मतलब है कि ये सारे डिजिट्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर without actually doing the long division? If so, how? तो चलिए करते हैं। सेकंड है, अब हमें पता है 1/7 की वैल्यू 0.142857। ये नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं। अब उन्होंने बोला है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सब की इसी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में वैल्यू बताओ विदाउट डूइंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन। लॉन्ग कैलकुलेशन कैसे, मतलब जैसे ये मेथड नहीं करना, हमने इसको शॉर्टकट से सॉल्व करना है विदाउट डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशन। तो पहले देखिए कि ये है रैशनल नंबर की फॉर्म। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हमारे पास वैल्यू 1/7 की गिवन है, तो हम इन सबको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1/7, वैल्यू तो 2/7 ही आएगी। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1/7। सेम विद केस दिस, सेम विद दिस एंड सेम विद दिस। इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें 1/7 की वैल्यू पता है। क्या थी 1/7 की वैल्यू? 0.142857 बार। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी दिया 5 के, तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 1। सो ये आ गई हमारी वैल्यू। इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 0.4281428557, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी गया, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 0 जा 0। इसी तरह आप इन सबको भी सॉल्व करिए। इसी तरह आप लोग इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। हमने कर लिए 1.3 के 2 सम्स। चलिए करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम क्या कहता है? थर्ड सम के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.61। स्टेटमेंट क्या है इसकी? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमने 0.6 बार को P over Q की फॉर्म में लिखना है। P over Q मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, where Q, P and Q are integers और Q not equal to 0 होना चाहिए। अब मैंने अभी आपको पिछले सम्स में बताया बार का मतलब क्या है। बार का मतलब है 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार का मतलब है 6
रिपीट हो रहा है। अब हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू 100। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ एक ही डिजिट था 0.6 और 6 की बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो कितनी जीरो लगेगी, एक ही जीरो लगेगी। तो हम 10 के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे, एक साइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू तो ये थी और 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ और बन जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को बराबर रखने के लिए, तो सेम वैल्यू से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 10, तो क्या आ जाएगा, ये 10x इज इक्वल्स टू 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6.6666 अप टू 100। तो 10x इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के 6.666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666। इसको ऐड करेंगे, अगर आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो यही फॉर्म बनेगी। तो इसको हमने लिख दिया 6 प्लस 0.666। अब 0.666 हमें पता है, 6 बार लिख सकते हैं हम इसको। 0.666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो और हमें पता है 0.6 बार की वैल्यू क्या है, 6 बार मतलब 6 रिपीटिंग, और 0.6 बार की वैल्यू थी x, तो यहाँ पे आ गया x। अब x इधर पॉजिटिव है, जब ये दूसरी साइड आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, क्या आ जाएगा 10x माइनस x। इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 10x माइनस 1x इज 9x। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल पे कटिंग हो गई 2/3, x की वैल्यू आ गई 2/3 और x हमने क्या लिया था 0.6 बार। इसका मतलब है 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 2/3 की फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड के सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है, बार। अब बार 7 के ऊपर है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। हम ये नहीं बोले कि 4 और 7 दोबारा रिपीट हो रहा है, बार सिर्फ 7 के ऊपर है। 7 के ऊपर है मतलब सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है। तो चलिए पिछले सम की तरह हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन वो इमीडिएट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा। पॉइंट के बाद पहले 4 आया है, फिर 7 आया है, उसके बाद 7 रिपीट होना शुरू हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट लाने के लिए हम इस टर्म को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो 4 है वो पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए और पॉइंट के बाद हमें रिपीटिंग डिजिट्स मिल जाए। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.7 बार। 4.7 बार। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है जो रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है 7 जो रिपीट कर रहा है। तो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 10। 10 क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा। तो अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 10x इंटू 10 इज 100x, और ये क्या बन जाएगा, 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 47.777। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये आया 47.77, अब हमने इसको स्प्लिट करके लिखना है दो टर्म्स में। अब 47 है, 4 माइनस करिए इसमें से, 47 माइनस 4 इज 43, तो इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे 43 प्लस 4.7 बार। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो सेम यही टर्म बनेगी, तो ऐड किया तो ये टर्म बनी। अब 43 तो वैसे का वैसा ही आएगा, और आगे हमने वैल्यू क्या ली थी 10x, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। सो इक्वेशन 1 से क्या आ गया, 4.7 बार की वैल्यू 10x। 10x यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड आके नेगेटिव साइन बन जाएगा। देखिए 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 43 बन गया। 100x माइनस 10x इज 90x विच इज इक्वल्स टू 43। अब 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हम 0.47 बार को लिख सकते हैं P over Q की फॉर्म में 43/90 where Q is not equal to 0। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की वैल्यू है 0.001 बार। 0.001 बार। अब ये जो बार है वो तीनों डिजिट्स पे आ रही है 0001। इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0.001 बार। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं 1 2 3, क्योंकि तीनों पे बार थी तो तीनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितने डिजिट है 3, तो 3 0 लग जाए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.001 बार। 1.001 बार। अब हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन 1 बना लीजिए x की वैल्यू। इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे 1 प्लस 0.001 बार। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 0.001 बार की वैल्यू क्या है x। हम यहाँ पे x लगा देंगे। अब x यहाँ पॉजिटिव है, इधर आगे हो जाएगा नेगेटिव। 1000x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 999x विच इज इक्वल्स टू 1। 999 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0.001 बार की वैल्यू आ गई 1/999 which is of the form P over Q where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। तो ये था हमारा 1.3 के थर्ड सम का थर्ड पार्ट। इसी के साथ हमने 3 सम कंप्लीट कर लिए। चलिए चलते हैं चौथे सम की तरफ। फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो 1.3 का फोर्थ सम क्या कहते हैं, हमें वैल्यू दी है 0.9999। तो हमने इसको लिखना है P over Q की
फॉर्म में। तो लिखिए लेट x इज इक्वल्स टू 0.999। अब हम 9 रिपीट हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 बार करके। बार का मतलब ये है कि ये वाला डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 8 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई करते 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। अब इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, 9.9 बार को स्प्लिट करके लिखेंगे 9 प्लस 0.9 बार। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। 0.9 बार की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x। 0.9 बार की वैल्यू गिवन है x। x इधर प्लस में है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 10x minus 1x is equals to 10x minus 1x is equals to 9x which is equals to 9। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। उसके आगे उसने क्या पूछा था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। सो डेफिनेटली यस, क्योंकि यहाँ हमने ना x की वैल्यू ली है 0.999 और जब सॉल्व किया है हमने p over q की फॉर्म में तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 which is surprising। So no doubt the answer is surprising। So with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। तो हम x की वैल्यू लेके चले थे 0.9 बार और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू 1। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 0.9/1 की जो वैल्यू रेशनल नंबर की फॉर्म में आई है वो इक्वल टू 1 नहीं आई है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 इक्वल है। वो 1 के इक्वल नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन लगा के 1 के इक्वल आ गई है। तो ये था हमारा 4th सम। चलिए हम 5th सम की तरफ चलते हैं। 5th सम करते हैं, तो चलिए करते हैं 5th सम। 5th सम क्या कहते हैं, what can be maximum number of digits being in repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। तो हमने बताना है कि 1/17 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब 0.something। हमने बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करके कि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और किसी एक पॉइंट के बाद, चाहे एक डिजिट के बाद, चाहे 2, 3 या 0 के पॉइंट के इमीडिएट बाद भी नंबर रिपीट कर सकते हैं। तो हमने बताना है कि रिपीटिंग नंबर इस 1/17 के डेसिमल फॉर्म में कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ नंबर्स होता है डिवीजन में वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, number of repetitions is always less than divisor। number of repetition is always less than divisor। हमारे पास डिवाइजर क्या है यहाँ पे 17। so number of repetitions ऑलवेज लेस देन 17। लेस देन 17 होगा तो 17 तो आएगा नहीं, तो क्या आ सकता है, मैक्सिमम नंबर जो आ सकते हैं, जो पॉसिबल नंबर वो होंगे 16। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर डिवाइजर n है तो पॉसिबल नंबर ऑफ रेपिटेशन इज इक्वल्स टू n minus 1। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास थी 17, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन कितनी आ जाएंगी 16। ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये सम सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ नंबर कितने आ सकते हैं, 16, क्योंकि डिवाइजर 17 है, 17 से ज्यादा रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल जितने भी होंगे वो आएंगे 16। अब उन्होंने बोला है कि आप डिवीजन मेथड परफॉर्म करके बताइए कि 1/17 की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में कितनी आती है और उसके रिपीटिंग नंबर्स कितने आते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करती हूँ, चलिए देखिए। तो 1/17 के जितने पॉसिबल रेपिटेशन नंबर हो सकते थे वो मैंने आपको इससे पहले बता दिए थे। पॉसिबल केसेस कितने बन सकते हैं जो नंबर रिपीट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल केसेस ऑफ रेपिटेशन ऑफ नंबर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। यहाँ पे डिवाइजर 17 था, तो पॉसिबल नंबर जो हो सकते थे रेपिटेशन के वो हो सकते थे 16। अब उन्होंने बोला था 1/17 को आप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके बताइए कि कितने डेसिमल डिजिट के बाद नंबर ऑफ रेपिटेशंस आती है। तो हमने ये सॉल्व करा, बहुत टाइम लग जाता है अगर मैं कराती आपको, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया है, आप भी कोशिश करिएगा घर पे। तो हमने ये सॉल्व करा, तो काउंट करते हैं। अब जब हमने सॉल्व करा तो इस पॉइंट पे आने के बाद हमारे पास फिर से 100 आ गया। 100 आ गया मतलब ये सारे स्टेप्स दोबारा से आते हैं, मतलब 0 से जब स्टार्ट करा तो यहाँ पे अगेन 0 आ गया और 0 के बाद सारे रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं ये वाले। तो काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं जो रिपीट कर रहे हैं 1/17 के केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 डिजिट्स ही थे जो रिपीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे आके। तो इस केस में हम दोबारा से मल्टीप्लाई करके दोबारा से ये सारे डिजिट्स लिखने की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं हम उन पे बार लगा सकते हैं। तो हम 1/17 को लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.058235294117647। ऊपर बार लगा देंगे बिकॉज दीज नंबर्स आर रिपीटिंग नंबर्स। सो दिस इज सम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। हम आगे करते हैं 6th सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। Look at several examples of rational number in the form of Q। हमने rational number which is P over Q की फॉर्म में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लेनी है। Where P and Q are integers, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और with no common factor other than 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब हमें पता है कि हर एक टेबल में 1 तो सबका कॉमन फैक्टर बनता ही है, क्योंकि 1 के टेबल पर तो सब कुछ जाएगा। तो 1 के अलावा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, हमेशा 0 ही आना चाहिए। तो हमने टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर लेने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमने बताना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q मतलब डिनोमिनेटर। तो हमने बताना है कि डिनोमिनेटर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लेते हैं सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P over Q। तो सपोज हम लेते हैं 11/2, 8 हो गई। हम लेते हैं 27/5, फिर हम लेते हैं 36/8 और एक हम लेते हैं
21/4। तो ये सब जो है वो किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, जो Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो रैशनल नंबर की फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने बताना है, पहली कंडीशन तो ये थी कि P/Q की फॉर्म में आना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, विच इज ट्रू। रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, Q 0 के इक्वल नहीं आया है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी थी कि इन सब का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए कोई भी। तो 1 इसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें भी 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों में भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगर हम 11/2 को डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। टू 5 10, 1 पॉइंट लगा के 0 आ गया, 2 5 10, एलसीएम 0 आ गया। तो 11/2 की वैल्यू क्या आ गई, 5.5, विच इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो ये जो भी है ये टर्मिनेटिंग है। अब हम करते हैं 5 को डिवाइड 27 के साथ। अब 5 5 25, रिमाइंडर कितना बचा, 2, पॉइंट लगा दिया 20, 5 4 20, ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम 27/5 को लिख सकते हैं 5.4, विच इज अगेन अ टर्मिनेटिंग नंबर। सो अब हम करते हैं 8 को डिवाइड 36 के साथ। तो 8 4 32, रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा के 0, 8 5 40, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम 36/8 को लिख सकते हैं 4.5, विच इज अगेन और टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम करते हैं 4 को डिवाइड 21 के साथ। 4 5 20, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 2 8, अगेन 2 रिमाइंडर, 0 लगाया। 4 5 20, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो 21/4 को हम लिख सकते हैं 5.25, विच इज अगेन टर्मिनेटिंग नंबर। सो जो हमने 4 एग्जाम्पल ली थी रैशनल नंबर की P/Q की फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उनमें चारों में 1 के अलावा एक तो कोई भी अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। और जब हमने इन चारों को डिवाइड किया तो सारे नंबर टर्मिनेटिंग आए। तो इससे ये तो हो गया कि ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग आ गए हैं, 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने बताना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो Q है, यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू क्या क्या है, 2 है, 5 है, 8 है और 4 है। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, ये 2 की वैल्यू आ गई। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। और 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। सो जो डिनोमिनेटर है, जो Q की वैल्यू है, वो सेटिस्फाई करती है प्राइम जो Q की वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर ही जाते हैं। So, Q सेटिस्फाई करता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 और 5 और बोथ। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर्स में भी आ सकता है, से 2 की पावर k, और 5 की पावर में भी आ सकता है,
से L और इन दोनों की कॉमन पावर में भी आ सकता है। सो या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा या दोनों में आएगा। सो ये थी एक कंडीशन जो हमने सारा सॉल्व करके बताया, जो डिनोमिनेटर फॉलो करता है। डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 और 5 और बोथ को फॉलो करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अदर देन 1 जितने कोई कॉमन फैक्टर नहीं था और जो डिनोमिनेटर था उसको हम 2 की पावर और 5 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 6th सम। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है इसको लेके, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है 7th सम। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। non-recurring मतलब कि वो रिपीट नहीं होता। तो हमने 3 नंबर ऐसे बताने हैं डेसिमल एक्सपेंशंस में जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। 7th सम है हमारे फ्रेंड्स का 3 डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और नॉन रेकरिंग है जो रेपिटिशंस भी नहीं आ रही, मतलब हम उन पर बार नहीं लगा सकते। हमने वो वाले नंबर बताने हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर ले लो 0.110 1100 1100 110000 अब तो सो, मतलब ना तो इसका पैटर्न सेम आ रहा है, पहले 1 0 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ना पैटर्न सेम आ रहा है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने 3 नंबर बताने थे, ये फर्स्ट ले सकते हैं हम, आप कुछ भी ले सकते हो। हम सेकंड लेते हैं 0.8631186311863111 अब तो सो। इसमें भी ना तो ये पैटर्न सेम है, रिपीटिशन नहीं हो रही, और ना ही ये नंबर टर्मिनेटिंग है। तीसरा नंबर हम ले लेते हैं 0.50500050005000 अब तो सो। ये नंबर भी ना तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ना ही इसका पैटर्न सेम आ रहा है, मतलब ये हमारे पास 3 ऐसे नंबर हो गए जो तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन रेकरिंग है। सो ये था हमारे पास 7th सम। चलिए अब हम करते हैं 8th सम। फाइंड 8th सम हमारा क्या बोलता है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब ये बिल्कुल पिछले सम की तरह ही था, जो हमने 7th कहा। 8th सम बिल्कुल सेम था, बट उसने हमारे पास कंडीशन क्या दे दी है कि 5/7 एंड 9/11 के बीच में ही हमने बताने हैं 3 ऐसे नंबर जो तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। ये आई होप आपको ये बस समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं 8th सम। चलिए 8th सम करते हैं। एक हमें दिया था 5/7 और दूसरा दिया था 9/11। पहले हम कर लेते हैं इनको डिवाइड 7 के लिए। पॉइंट लगा दिया 50, 7 7 जा 49, 1 कैरी 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 0 लगाया, 4 जा 28, 2 कैरी 0 लगाया, 2 जा 48, 6 आ गया, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5। अभी देखिए रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5। हम 50 लगाएंगे तो हम फिर से इसी वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया 5/7। इसी तरह हम 9/11 को भी डिवाइड करते हैं। चलिए 11 9, 11 के टेबल पर 9 तो ज्यादा नहीं
90, 11 8 जा 88, 2 कैरी 20, 11 1 जा 11, 9 90, 11 8 जा फिर से 90 आ गया, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास आ गया 5/7 इज 0.71425 विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और 9/11 हमारे पास आ गया 0.81। अब हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में तीन ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन हो गए और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होंगे। तो पिछले सम की तरह ही अब हम इन दोनों के बीच में तीन नंबर्स लेंगे, 0.71 और 0.81 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 720, 7200, 72000 अप टू 100। ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड हम ले लेते हैं 751, 7511, 75111 अप टू 100। थर्ड नंबर हम ले लेते हैं 0.80, 800, 8000 अप टू 100। अब ये नंबर्स ना तो ये इनका पैटर्न सेम है, तीनों का डिफरेंट आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग तो हो नहीं सकते, नॉन रिकरिंग हो गए, और पैटर्न सेम हो रहा है और अप टू 100 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी बन गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम विच इज 9th। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स। हमने बताना है कि हमारे पास जितने भी नंबर इस सम में गिवन है, इस सम के 5 पार्ट है, तो इन 5 पार्ट्स में हमें बताना है कि वो नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो फर्स्ट पार्ट इज √23। अब √23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 23 किसी भी टेबल पर प्रॉपरली नहीं जाता अदर देन 23। 23 सिर्फ अपने टेबल पर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर बन गया इररेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है √225। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। अब इसको आप निकाल के देख लीजिए। √225 का एलसीएम लीजिए, 225 का एलसीएम लीजिए 5 के टेबल पे। 5 4 जा 20, 2 कैरी गया 5 5 जा 25, 5 के टेबल पे 5 9 जा 3 के टेबल पे 3 जा 3 के टेबल पे 3 जा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5। अब स्क्वायर रूट था तो हम पेयरिंग में नंबर लेंगे। पेयरिंग में एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 विच इज 15। सो इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जो पार्ट 1 था वो इररेशनल नंबर आ गया, पार्ट 2 जा वो रैशनल नंबर आ गया। चलिए अब देखते हैं पार्ट 3 क्या गिवन है। थर्ड है 0.3796। अब 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है और ना तो इसके ऊपर बार है, मतलब ना तो ये नंबर रिपीट्स हो रहे हैं, और 6 पे आके ये नंबर जो है, ये जो रैशनल वैल्यू होएगी हमारी वो टर्मिनेट हो जाएंगी। तो अगेन इट्स अ रैशनल नंबर, बिकॉज 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये आ गया रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट इज 7.478478। अब इसमें नोटिस कीजिए 478 ये रिपीट कर, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 बार। अब ये नंबर आ गया रिपीटिंग नंबर, तो
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया और रिपीटिंग नंबर आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, सो ऑब्वियसली इट इज रैशनल नंबर। Fifth and last part of this exercise is 1.100100100001। So इसमें देखिए कि दिस नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये पैटर्न सेम है, तो ये आ जाएगा नॉन रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जा रहा है, इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज इररेशनल नंबर। दिस इज इररेशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, इसलिए ये रैशनल नंबर आ गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये इररेशनल नंबर आ गया हमारा लाइन सम। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9 खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी और आपके डाउट को क्लियर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स जो भी आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आगे मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू सो मच।